जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीच ही लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है, जो कि आपके सीटेट जुलाई होने वाली परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं कि प्रश्न क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाई गई 6 विषयों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है। तो जो 6 विषय हैं कौन कौन से हैं जान लीजिए कि ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाई गई जो 6 थीम है, उस 6 थीम में कौन कौन सी थीम जो है वो आती है। तो सुनिएगा, परिवार और मित्र, भोजन, आश्रय, जल, यात्रा और चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, ये मुख्यतः 6 थीम है। तो यहाँ पे हम चलते हैं पहले पे। यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पहला ऑप्शन है कि पौधे, जानवर, परिवार, भोजन, पदार्थ। ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि परिवार और मित्र, भोजन, पानी, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, भोजन, आवास और पौधे, पदार्थ। तो यहाँ पे 4 जो है बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड यहाँ पे दे रखा है आपका कि परिवार और मित्र, दूसरा है भोजन, तीसरा है पानी और चौथा है आपका यात्रा। ये सभी दोस्तों क्या हैं कि ईवीएस के 6 थीमों में से 4 थीम हैं जो सही ढंग से यहाँ पे प्रस्तुत किए गए हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। दोस्तों आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके द्वारा कितने प्रश्नों का जो जवाब है बिल्कुल सही हो पा रहा है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सभी प्रश्न मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, आगे आने की इनकी जो है प्रबल संभावना है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने। इस प्रश्न में क्या पूछा रहा है देखिएगा। पूछा जा रहा है कि इसमें कि ईवीएस पाठ्यक्रम में चीज़ें हम बनाते और करते हैं एक डैश है। क्या है? थीम है कि उप विषय है, पाठ्यक्रम है या विषय वस्तु है। तो ईवीएस पाठ्यक्रम में चीज़ें हम बनाते जो करते हैं वो क्या है। तो सबसे पहले आप जानिएगा कि चीज़ें जो हम बनाते या करते हैं क्या है कि थीम है, क्योंकि मुख्य थीम जो होती है 6 प्रकार की होती है। पहला आपका परिवार मित्र होता है, दूसरा भोजन, तीसरा आश्रय, चौथा जल, पांचवा जो है यात्रा और छठवां जो होता है हम चीज़ें कैसे बनाते और करते हैं। ये मुख्य थीम होती है और इस मुख्य थीम में ही चीज़ें हम बनाते और जो करते हैं मुख्य थीम के अंतर्गत ही आता है। वहीं अगर हम परिवार और मित्र की बात करें तो परिवार और मित्र जो थीम होती है उसके अंतर्गत सब थीम आता है। रिश्ते, कार्य और खेल, पशु और पौधे, ये सभी क्या होते हैं, सब थीम के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, बिल्कुल सही। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। और ये प्रश्न जो है आपके सीटेट पेपर जो आपका दिसंबर 2021 में हुआ था उसमें ये प्रश्न जो है पूछा गया था। तो आगे भी आ सकता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, और इस प्रश्न में पूछा जा रहा है दोस्तों कि ईवीएस में शिक्षार्थियों के आकलन करते समय डैश बचना होगा। तो ईवीएस में शिक्षार्थियों का आकलन करते समय किस चीज़ से यहाँ पे बचना होगा। तो आकलन यह छात्रों की प्रगति पर उपयोगी डेटा एकत्र करने की एक प्रकार से प्रक्रिया होती है और यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू होती है। तो आकलन केवल यह निर्धारित करने का एक तरीका नहीं है कि छात्र जो होता है कितने अच्छी तरह से सीख रहा है। ईवीएस के लिए महत्वपूर्ण कुछ आकलन उपकरण अवलोकन, अनुसूची और जांच सूची, रेटिंग स्केल, दृश्य श्रव्य रिकॉर्डिंग उपकरण है। ये सभी क्या है दोस्तों, यहाँ पे आकलन करने के तरीके हैं, उपयोगी होते हैं। जानकारी एकत्र करने के विभिन्न तरीकों के उपयोग करने से, अधिक सटीक विवरण के लिए घटना की तत्काल रिकॉर्डिंग करने से, आकलन के आधार के रूप में समूह का उपयोग करने से, आकलन करते समय तकनीकी भाषा के उपयोग करने से। तो दोस्तों बिल्कुल आपको बता दें कि ईवीएस में अधिगम के उपदेशों का आकलन करते समय ध्यान देने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको ध्यान देना चाहिए कि विभिन्न दृष्टिकोणों का उपयोग जो है वो करना चाहिए। ठीक है, विभिन्न तरीकों का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल इससे बचने की बात नहीं है, यहाँ पे ये चीजें आप उपयोग कर सकते हैं बच्चे के आकलन करने के लिए। अधिक सटीक विवरण के लिए घटना की तत्काल रिकॉर्डिंग करने से, आकलन के आधार के रूप में समूह का उपयोग करने से, और बच्चों के विश्लेषणात्मक क्षमताओं को समझने के लिए, छात्र के संश्लेषण की क्षमता के बारे में जानने के लिए, घटना की तत्काल रिकॉर्डिंग और भाषा का प्रयोग, ये सभी क्या दोस्तों ये बच्चे के आकलन करने के तरीके हैं। जबकि यहाँ पे आकलन करते समय तकनीकी भाषा के उपयोग से बिल्कुल बचना चाहिए। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए
यहाँ पे दोस्तों अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सर्वोत्तम व्याख्या करते हैं। ये भी प्रश्न आपके पूछा हुआ है 2021 में कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सर्वोत्तम व्याख्या करते हैं। पर्यावरण पढ़ाया जाने वाला एक क्या है, एक विषय है। कक्षा 1 से 5 में अध्ययन किए जाने वाला एक विषय है। बालक के प्रवेश से संबंधित एक विषय है। विभिन्न थीम से संबंधित एक विषय है। तो निम्नलिखित कौन सा कथन जो है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सर्वोत्तम व्याख्या करता है। तो पर्यावरण बालक के प्रवेश से संबंधित एक विषय प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन है। तो बालक के प्रवेश से संबंधित क्या होता है, एक विषय होता है जो कि क्या है, पर्यावरण अध्ययन जो है बालक के प्रवेश से संबंधित एक विषय है। प्राथमिक स्तर पर्यावरण अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं, बच्चे की दुनिया अपने स्वयं के शरीर के बारे में जागरूकता के साथ साथ आरंभ होती है और धीरे धीरे फैलती है। कभी कभी विस्तृत मंडलियों में तत्काल प्रवेश परिवार और घर, पड़ोस, विद्यालय और उसके आगे की खोज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बताना चाहूँगा दोस्तों कि बच्चे, विशेषकर छोटे बच्चों में अधिगम और अपने आसपास की दुनिया को समझने की स्वाभाविक इच्छा होती है और उन्हें एक ऐसे परिवेश प्रदान किया जाना चाहिए जो इस अधिगम को सक्षम और समर्थ करता है। तो बालक के प्रवेश से संबंधित एक विषय जो है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन जो है सबसे अच्छा वर्णन जो है वो करता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब है। दोस्तों आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके द्वारा जो है कितने प्रश्न यहाँ पे सही हो पा रहे हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, पूछा है कि शिक्षार्थी के पोर्टफोलियो बनाने के लिए अच्छे तरीके क्या हैं। तो शिक्षार्थी के पोर्टफोलियो बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि पोर्टफोलियो होता क्या है। यह एक निश्चित अवधि में छात्रों के शैक्षणिक कार्य के साक्ष्य का एक प्रकार से संग्रह होता है और यह दैनिक कार्य हो सकता है, यह एक प्रकार से दैनिक कार्य हो सकता है या छात्रों का चयनित सर्वोत्तम कार्य हो सकता है। चित्रकारों और व्यावसायिक कलाकारों द्वारा अपने क्षमताओं और उच्च गुणवत्ता वाले काम को प्रदर्शित करने के लिए अक्सर पोर्टफोलियो का जो है उपयोग किया जाता है। तो पोर्टफोलियो क्यों जरूरी होता है, इसको आप जान लीजिए कि पोर्टफोलियो क्यों जरूरी होता है। यह कार्य सीखने की प्रगति और शैक्षणिक उपलब्धियों की गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिए है और यह निर्धारित करने के लिए कि क्या बच्चे ने अपने अधिगम के मानकों को पूरा किया है कि नहीं किया है, या यह बच्चों को उनके शैक्षणिक लक्ष्यों पर चिंतन करने में मदद करने के लिए भी उपयोगी होता है। तो यह विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन करता है। आगे है कि एक छात्र के काम की सभी वस्तुओं का चयन करना, छात्र से अपने काम का चयन करवाना और उसको उसके पोर्टफोलियो में शामिल करना, एक समय अवधि में छात्रों के कामों के विभिन्न स्तरों को क्या करना, एकत्रित करना। तो पोर्टफोलियो की बात अगर हम करते हैं तो एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले कामों का चयन करना, बिल्कुल सही। उसके बाद छात्र से अपने काम का चयन करना और उसको उनके पोर्टफोलियो में शामिल करवाना। तीसरा, एक समय अवधि में छात्रों के कामों के विभिन्न स्तरों को एकत्रित करना। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या होगा, ए, सी और डी। तो जिस ऑप्शन में ए, सी और डी दिखे वो बिल्कुल सही है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलिए यहाँ पे अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है। इसमें से सबसे हल्का तत्व दोस्तों, सबसे हल्का तत्व डैश है, HEARHLI। तो इसमें से दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा तत्व जो है सबसे हल्का है, हीलियम, आर्गन, लिथियम, ठीक है, या हाइड्रोजन। तो इसमें से सबसे हल्का तत्व कौन सा है। तो जान लीजिए सबसे हल्का तत्व क्या है, हाइड्रोजन है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है कि हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का तत्व है। हाइड्रोजन तत्व का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H होता है। और हाइड्रोजन तत्व जो होता है पृथ्वी पर प्रकृति में सबसे हल्का तत्व होता है और इसमें केवल एक ही प्रोटॉन होता है और इसमें 0 न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, 0 होती है और केवल एक ही प्रोटॉन पाए जाते हैं और अन्य तत्वों की तुलना में इसका द्रव्यमान भी सबसे कम होता है। ठीक है, अगर हाइड्रोजन परमाणु की बात करें तो हाइड्रोजन परमाणु संख्या कितनी होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है। तो ये रहा दोस्तों सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व होता है। तो चलिए अब अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगले प्रश्न में कह रहा है कि
कि कांसा, जिसको ब्रांज बोलते हैं, एक मिश्र धातु है जिसके प्रमुख संगठक हैं। मतलब कहने का मतलब है कि ये किन किन धातुओं से मिलकर बना हुआ है। सीसा और लेड से, कापर और टिन से, कापर और जिंक से, एल्युमिनियम, कापर और टिन से। तो कांसा जो होता है किसका मिश्र धातु होता है। तो सबसे पहले आप जानिए कि मिश्र धातु जो है वो होती क्या है। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं या एक धातु या एक अधातु का सजातीय क्या होता है, मिश्रण होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जानते हैं कि कांसा जो होता है किसका मिश्र धातु होता है। तो यहाँ पे जो कांसा है आपका, तांबा और टिन का मिश्र धातु किसका होता है, तांबा तथा टिन का मिश्र धातु क्या होता है, कांस्य होता है या ब्रांज जिसको बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। सभी प्रश्न दोस्तों अच्छे हैं और आपकी परीक्षा में आने की संभावना है। तो पौधों में फ्लोएम किसके लिए जिम्मेदार होता है। पौधों में जो फ्लोएम पाया जाता है, फ्लोएम, उसका काम क्या होता है। ठीक है, पानी का परिवहन करना, भोजन का परिवहन, अमीनो अम्ल का परिवहन या ऑक्सीजन का परिवहन या उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो पौधों में फ्लोएम, तो फ्लोएम क्या होता है, एक प्रकार का यह जटिल ऊतक होता है जो संवहनी पौधों के भीतर घुलनशील कार्बनिक यौगिक के लिए परिवहन प्रणाली के रूप में कार्य करता है। और यह पत्तियों में बने भोजन को पौधों के अन्य भागों में भोजन का परिवहन करता है। दोस्तों यहाँ पे मिल गया ना कि यह पत्तियों में बने भोजन को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाने का काम जो है इसका होता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब है। और यह जीवित ऊतक से बना होता है जो सक्रिय रूप से शर्करा को पौधों के अंगों तक पहुंचाने के लिए एटीपी के रूप में और ऊर्जा का उपयोग जो है वो करता है। तो पौधों में फ्लोएम का कार्य दोस्तों यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि क्या कार्य होता है कि पौधों के पत्तियों में मौजूद भोजन का क्या करना, परिवहन करना। वही अगर हम जाइलम की बात करें तो यह संवहनी पौधों में एक प्रकार का ऊतक है जो पानी और कुछ पोषक तत्वों को जड़ों से पत्तियों तक पहुँचाने का कार्य जाइलम का होता है। चलिए अगले प्रश्न पे, यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका कि डीएनए की खोज किसने की थी। डीएनए की खोज किसने की थी। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने, ग्रेगर मेंडल ने, जोहानसन ने, हरगोविंद खुराना ने, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो डीएनए की खोज की अगर हम बात करें तो डीएनए की खोज जो है 1869 ईस्वी में फ्रेडरिक मिस्टर ने की थी। इसमें से अगर बात करें दोस्तों, इसमें से कोई भी खोज नहीं किया था। डीएनए की खोज किसने किया था, फ्रेडरिक मिस्टर ने डीएनए की खोज की थी और सन था आपका 1869 ईस्वी में खोज किया गया था। ठीक है, वही अगर हम बात करें वाटसन और क्रिक ने 1953 में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े दो स्ट्रैंड के साथ डीएनए की द्विकुंडली संरचना का प्रस्ताव रखा था। तो इसमें से डीएनए की खोज किसने की थी, फ्रेडरिक मिस्टर ने डीएनए की खोज की थी और सन था 1869। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट है और ये भी दोस्तों अच्छा प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। ठीक है, और दोस्तों इस प्रश्न को आपको जवाब देना है कि आप यक्ष स्थान पर और आपका विद्यालय जो है वायु स्थान पे है। आपके घर से विद्यालय के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं जाता, इसलिए आप अपने स्थान पर ए पर जाते हैं तो फिर यक्ष की ओर उत्तर दिशा की ओर 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। फिर स्थान बी पर जाते हैं जो वायु के पश्चिम दिशा की ओर 40 मीटर की दूरी पर स्थित है। फिर स्थान सी पर जाते हैं जो कि बी के उत्तर दिशा की ओर है, दिशा की ओर 30 मीटर की दूरी पर स्थित। और अंतिम में आप अपने विद्यालय वायु में पहुंच जाते हैं जो सी के पश्चिम दिशा की ओर 40 मीटर की दूरी पर है। तो आपके विद्यालय के संबंध में आपके घर की सही दिशा यहाँ पे क्या होगी। तो दोस्तों ये पूरा आपके डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड प्रश्न है कि यहाँ पे आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि डायरेक्शन किधर होता है। तो इधर दोस्तों उत्तर, ये आपका पूरब, ये आपका पश्चिम, इधर आपका उत्तर और ये नीचे की तरफ दक्षिण होता है। ठीक है, तो इसके राइट प्रश्न है और इसका राइट जवाब दोस्तों यहाँ पे जान लीजिए कि ये है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा रहा है कि एक नींबू जो होता है वो साधारण पानी में डूब जाता है। ठीक है, एक
नींबू सामान्य पानी में डूब जाता है लेकिन खारे पानी में तैरता रहता है, क्योंकि खारे पानी का घनत्व जो है तो सामान्य पानी से अधिक होता है। नमक के पानी में नींबू का घनत्व बढ़ जाता है। सामान्य जल का घनत्व खारे जल से अधिक होता है। खारे पानी में नींबू का घनत्व जो है वो कम हो जाता है, इस कारण ये डूब जाता है। तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा, जान लीजिए कि खारे पानी का जो देखिए एक नींबू जो होता है साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन खारे पानी में तैरता रहता है, क्योंकि खारे पानी का जो घनत्व होता है सामान्य पानी से क्या होता है अधिक होता है। इस कारण ऐसा होता है कि नींबू जो होता है सामान्य पानी में डूब जाता है लेकिन खारे पानी में तैरता रहता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे सभी प्रश्न दोस्तों अच्छे हैं और आपके एग्जाम में पूछे जा सके। केचुआ किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारण का आपको चयन करना है। तो केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और उनके गिरने से मिट्टी में खाद बनती है। केचुआ खरपतवार खाते हैं और मुख्य फसल को बचाते हैं। केचुए नीचे की खुदाई करके मिट्टी को नरम बनाते हैं। खुदाई से मिट्टी में हवा और पानी जो होता है आसानी से चला जाता है। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों आप समझिए कि केचुआ खरपतवार खाते हैं और मुख्य फसल को क्या करते हैं, बचाते हैं। और केचुआ जो होता है नीचे खुदाई करके मिट्टी को क्या करते हैं, नरम करते हैं। तो नरम करने का काम दोस्तों, और खुदाई से मिट्टी हवा पानी जो होता है आसानी से मिट्टी के अंदर चला जाता है। तो बिल्कुल सही जो होता है, क्या करते हैं, जब खुदाई से मिट्टी में हवा जो और पानी होता है वो आसानी से चला जाता है। इसके अलावा केचुए जो होते हैं वो मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और उनके गिरने से खाते हैं और उनके गिरने से मिट्टी में क्या होती है, खाद होती है। इसका राइट जवाब दोस्तों आपको अगला प्रश्न है, एक पश्मीना शाल डैश सामान्य स्वेटर जितना गर्म होता है और एक सादी पश्मीना शाल बुनने में कितना समय लगता है। तो एक पश्मीना शाल जो होती है दोस्तों सामान्य स्वेटर से कितना 6 गुना ज़्यादा क्या होती है, गर्म होती है। और एक सादी पश्मीना शाल बुनने में 200 घंटे का समय जो है लगता है। बिल्कुल सही। प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन सा एक पैरा एथलीट है जो कि धैर्य और दृढ़ निश्चय के प्रतीक हैं। नीरज चोपड़ा, लवलीना बोरगोहेन, साक्षी मलिक या दीपा मलिक। तो निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन एक पैरा एथलीट है, क्या है, पैरा एथलीट हैं और धैर्य और दृढ़ निश्चय के प्रतीक हैं। तो दीपा मलिक। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे, कि पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर कोई ऊपर और नीचे नहीं है और यह सिर्फ सापेक्ष है। हम भारत के लोग वास्तव में डैश के लोग के संबंध में उल्टा खड़े हैं। तो ये प्रश्न आपका पूछा हुआ है 2016 में लेवल 1 या 2 में, ठीक है। तो लीबिया, अल्जीरिया, अर्जेंटीना या अलास्का। तो पृथ्वी वास्तव में क्या है दोस्तों, गोल है और वास्तव में पृथ्वी पर कोई ऊपर या नीचे नहीं होता, यह सिर्फ सापेक्ष होता है। ठीक, इस तरीके से सापेक्ष एक दूसरे के क्या होते हैं दोस्तों, सापेक्ष होते हैं। तो हम भारत के लोग जो हैं वास्तव में डैश के लोगों के सापेक्ष क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। तो किसके उल्टे दोस्तों, अर्जेंटीना के। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, कि टूटता तारा होता है, तारा, धूमकेतु, उल्का या क्षुद्र ग्रह। जो टूटता हुआ तारा होता है वो क्या होता है, तारा होता है, धूमकेतु होता है या उल्का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा कि होता क्या है, एक प्रकार से उल्का पिंड होता है। टूटता हुआ तारा क्या होता है, उल्का पिंड होता है। एक उल्का पिंड एक वस्तु से मलबे का एक ठोस टुकड़ा होता है, जैसे धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह या उल्का पिंड, जो बाहरी अंतरिक्ष में से उत्पन्न होता है और किसी ग्रह या चंद्रमा की सतह तक पहुंचने के लिए वायुमंडल के माध्यम से अपना मार्ग जो है मार्ग से बचता है। तो पृथ्वी की सतह पर उतरते वाले आकाशीय पिंड को उल्का पिंड के रूप में जाना जाता है। उल्का पिंड केवल एक क्षुद्र ग्रह है जो पृथ्वी पर उतरने का प्रयास करता है लेकिन पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा वाष्पीकृत हो जाता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, टूटता हुआ तारा क्या होता है, एक उल्का होता है। चलिए यहाँ पे अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, कि निम्नलिखित खाद्य पौधों पर विचार कीजिए, केला, बैगन, भिंडी, कद्दू। तो इनमें से एक ऐसे पौधे का चयन कीजिए जिसमें 2 या 2 से अधिक खाद्य भाग हैं। तो इसमें से केला, बैगन, भिंडी या कद्दू जो होता है, इसमें कौन सा ऐसा पौधा है जिसके 2 या 2 से अधिक भाग जो है खाने योग्य होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम बात करें अगर, तो सबसे पहले हम केले की बात करें, तो केले के पौधे के सभी भाग जो होते हैं खाद्य होते हैं। मनुष्य प्रायः
फल और फूल ही इसका खाता है। ठीक है, क्या खाता है? केले का फल और फूल जो है यही खाता है। और वहीं अगर हम बात करें कद्दू के, तो कद्दू के अधिकांश भाग को क्या होते हैं? खाद्य होते हैं, चाहे फूल हो, पत्ते हो, तने हो, बीज हो, या कद्दू के छिलके सहित सभी क्या होते हैं? खाद्य होते हैं। ठीक है। और भिंडी क्या होता है? भिंडी एक मखमली हरा फल है जिसे सब्जी समझा जाता है, और यह एक फल है, इसका केवल फूल वाला हिस्सा ही खाया जाता है। और बैगन की बात करें तो बैगन के पौधों के फल को सब्जी के रूप में जो है उपयोग किया जाता है। तो केला और कद्दू जो होता है इसके दो या दो से अधिक भाग जो है वो खाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए और डी जिसमें होगा वही बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कच्चे तेल का उत्पादन करता है? इसमें से कौन सा कच्चे तेल का है जो उत्पादन यहाँ पे करता है? तो कच्चे तेल का उत्पादन कौन करता है यहाँ पे? असम और उड़ीसा, गुजरात और तमिलनाडु, बिहार और बॉम्बे हाई और पश्चिम बंगाल। तो निम्नलिखित में कच्चे तेल का उत्पादन कौन करता है? तो दुनिया का पहला तेल का कुआं, अगर हम पहले तेल कुएं की बात करें तो दुनिया का सबसे पहला तेल कुआं जो है वो 1859 ईस्वी में, कब? 1859 ईस्वी में पेंसिल्वेनिया के द्वारा जो है अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में खोदा गया था। और 8 साल बाद 1867 में असम के माकुल में तेल पाया गया था। ठीक है। भारत में कच्चे तेल के लिए आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और गोदावरी कृष्णा नदी घाटियों में पाया जाता है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो गुजरात और तमिलनाडु जो है कच्चे तेल का सबसे बड़ा क्या है? उत्पादक है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे पूछा रहा है कि कपकपी के साथ तेज बुखार जिसका इलाज चिकूना पेड़ की छाल से किया जा सकता है। एक आम ज्वर होता है, मलेरिया होता है, चिकनगुनिया या डेंगू। तो कपकपी के साथ तेज बुखार आना किसका लक्षण होता है? तो मलेरिया का लक्षण होता है, जिसका उपचार जो होता है चिकूना पेड़ का उपयोग होता है चिकूना की छाल से दवा निकालने के लिए किया जाता है। और चिकूना जो होता है उपयोग भूख बढ़ाने के लिए भी इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। ठीक है। चिकूना पेड़ की छाल से क्विनिन नामक दवा जो है बनाई जाती है, और क्विनिन एक दवा है जिसका उपयोग जो है मलेरिया के उपचार में किया जाता है। तो बिल्कुल सही, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, अब यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे पूछा रहा है कि घरों की निम्नलिखित विशेषताओं पर या जो भी घर के निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए। एक है कि राजस्थान में ग्रामीण कटीली झाड़ियों की छतों के साथ मिट्टी के घर में रहते हैं। दूसरा बी है कि मनाली में घरों को बांस के खांबों पर बनाया जाता है। सी है लेह में 2 मंजिल के घर पत्थरों से बने भूतल जानवरों के लिए और आवश्यक और चीजों को रखने के लिए उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों अगर हम जान लेते हैं तो इसमें कहा गया है कि सही कथन कौन से हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जान लें कि लद्दाख में जो घर बनाए जाते हैं तो लद्दाख में घर लकड़ी के बने होते हैं, ढलान वाली छत और बर्फ से ढके होते हैं। वहीं अगर हम असम के घर की बात करें तो असम के जो घर होते हैं, घरों को मजबूत बांस के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट ऊपर लकड़ी से बनाया जाता है। ठीक है। तो राजस्थान में जो घर होते हैं दोस्तों, यहाँ पे आगे जो कश्मीर के घर होते हैं, कश्मीर के घरों को पत्थर की कटाई से बनाया जाता है और एक दूसरे के ऊपर जो है रखा जाता है और मिट्टी के साथ लेपित जो है वो किया जाता है। वहीं मनाली की बात करें तो घर पत्थर और लकड़ी से बने होते हैं लेकिन बांस के खंभों पर नहीं होते हैं। मनाली के घर जो होते हैं बांस के खंभों पर बिल्कुल नहीं बनाए जाते हैं। ये तो कट गया आपका दोस्तों। अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं यहाँ पे कि राजस्थान में ग्रामीण कटीली झाड़ियों की छतों के साथ मिट्टी के घरों में रहते हैं, बिल्कुल सही। और वहीं लेह में 2 मंजिल के घर पत्थरों से बने होते हैं। भूतल जो होता है जानवरों को रखने के लिए और आवश्यक चीजों को भंडारण करने के लिए इसका उपयोग जो है किया जाता है। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ए और सी जो है राइट है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, अब यहाँ पे प्रश्न संख्या जो है नेक्स्ट है। अब यहाँ पे पूछा रहा है कि ब्रेल लिपि के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए कि ब्रेल लिपि के बारे में इसमें से कौन सा जो कथन है वो सही है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर दे रखा है कि ब्रेल एक मोटे कागज पर डॉट्स बनाकर लिखा जाता है। यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। बिंदुओं की पंक्तियों को एक नुकीले औजार से बनाया जाता है
उठी हुई बिंदुओं पर उंगली चलाकर इसे पढ़ा जाता है। सही कथन आपको चुनना है। ये प्रश्न आपके 2014 में पूछा हुआ है और आगे भी आने की बिल्कुल संभावना है। ठीक है, तो इसमें से आपको कौन सा कथन ब्रेल लिपि के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ब्रेल लिपि एक मोटे कागज पर डॉट्स बनाकर लिखा जाता है, बिल्कुल सही। यह लिपि जो होती है 8 बिंदुओं पर आधारित होती है, नहीं बिल्कुल गलत है, क्योंकि ब्रेल लिपि जो होती है मात्र 6 बिंदुओं पर आधारित होती है और बिंदुओं की पंक्तियों को एक नुकीले औजार से बनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और यहाँ पे उठी बिंदुओं पर उंगली चलाकर इसे पढ़ा जा सकता है। तो इसमें से आपको सही कथन बताना है आपको कि ठीक है। तो इसका दोस्तों हम बात करें अगर यहाँ पे, तो ये जो आपका ब्रेल लिपि एक मोटे कागज पर डॉट्स उभरे हुए बिंदु बनाकर लिखा जाता है, बिल्कुल नहीं, बिंदु बनाया नहीं जाता दोस्तों, इसको एक नुकीले औजार से बनाया जाता है ताकि वो हाथ से टच करके आदमी उसको पढ़ सके। ठीक है, तो इसका राइट जवाब दोस्तों आपको बता दें, इसका राइट जवाब 1, 2 और बिल्कुल सही। इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में रीता अपनी शिक्षिका से पूछती है कि उससे मेहमानों के लिए चाय बनाने की अपेक्षा क्यों की जाती है, जबकि उसके भाई से ऐसा करने की अपेक्षा नहीं की जाती। क्या यह पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दा है? दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न है जिसमें पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में रीता जो है अपनी शिक्षिका से एक प्रश्न पूछती है। कहते हैं कि जब उसके घर में मेहमान आते हैं तो फिर उससे ही चाय बनाने के लिए कहा जाता है, जबकि उसका भाई भी घर में रहता है। तो क्या यह पर्यावरण अध्ययन का मुद्दा हो सकता है? नहीं, क्योंकि यह विद्यार्थियों के सृजनात्मकता को पोषित करता है। नहीं, क्योंकि यह विद्यार्थियों को रोजमर्रा के जीवन से संबंधित क्रियाकलाप है। नहीं, हाँ, क्योंकि यह समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है। हाँ, क्योंकि विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन से संबंधित अनुभव साझा कर सही है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पे यह प्रश्न जो उठता है कि यह समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है, बिल्कुल सही। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि क्या कारण है। तो लैंगिक भेदभाव जो होता है किसी भी स्थिति को संदर्भित करता है जहाँ किसी व्यक्ति को अवसर से वंचित किया जाए या केवल उसे ही लिंग के आधार पर गलत निर्णय लिया जाता है। लैंगिक भेदभाव जो होता है लिंग के आधार पर असमान व्यवहार है और इससे लिंगवाद के रूप में भी संदर्भित जो है किया जा सकता है। लैंगिक भेदभाव तब होता है जब कोई व्यक्ति दूसरे के प्रति पूर्वाग्रह दिखाता है जो विपरीत लिंग के होने पर नहीं होता। तो यहाँ पे लैंगिक पूर्वाग्रह से बचने के लिए ये सारे उपाय दोस्तों यहाँ पे कुछ बताएंगे, बता दें आप सभी को कि जब कोई लड़का रोए तो लड़की की तरह रोना बंद करो जैसा वाक्य का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। या लड़के और लड़कियां दोनों के साथ समान आदर और समान व्यवहार करें और सभी के लिए शिक्षा का समान जो है पहुंच सुनिश्चित करना चाहिए। लड़कियों को ही खाना बनाना चाहिए और लड़कों को ही काम पर जाना चाहिए। जैसे लैंगिक रूढ़ियों से दूर रहना चाहिए।